हेलो दोस्तों, वेलकम टू नालंदा अकेडमी। नालंदा अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर अपडेट तुरंत प्राप्त हो सके। इसके अलावा दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 1500 MCQ सीरीज का अगला पार्ट, जिसमें मैं आपको हर क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी प्रोवाइड कराऊंगा। और दोस्तों, मैं इस वीडियो के बीच में एक आपसे क्वेश्चन करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की बात कही गई। क्वेश्चन है दोस्तों कि इनमें से किस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ के बनाने या स्थापित करने की बात कही गई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, 1935 के अधिनियम। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही गई थी। एक ऐसे संघ की बात कही गई जो अखिल भारतीय होगा, जो भारत के लेवल पे होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1935 का अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को कौन से अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो प्रांतों में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को किस अधिनियम ने समाप्त किया था। तो दोस्तों, इससे पहले आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया था, जिसे मैं प्रीवियस स्लाइड में आपको बता चुका हूँ। तो इसको आपको आंसर में कमेंट करके बताना है कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो फिलहाल अभी इसकी ओर चलते हैं। तो किस अधिनियम के द्वारा उसे जो प्रांत में जो द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी उसे खत्म कर दिया गया था। तो दोस्तों, प्रांतों में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को 1935 के अधिनियम के द्वारा ही समाप्त कर दिया गया था, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लागू द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि द्वैध शासन व्यवस्था राज्यों में लागू की गई थी, प्रांतों में लागू की गई थी, केंद्र के स्तर पर नहीं। ठीक है, कब, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे। इसके बाद हुआ ये 1935 के अधिनियम में। ठीक है, तो इसका पहले तो सही आंसर है सी, 1935। तो होता ये है दोस्तों कि 1935 के अधिनियम में जो राज्यों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू थी उसे तो खत्म कर दिया जाता है, लेकिन केंद्र के लेवल पे यानी सेंटर के लेवल पे द्वैध शासन व्यवस्था की लागू करने की बात कही जाती है, जिसमें वही सब चीज़ें, जिसमें हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांटा जाएगा विषयों को, और द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसे हमने डायरकी वर्ड यूज किया था, कैसे हम डायरकी भी कहा जाता है। ठीक है, जो डाई प्लस आर की शब्द से मिलकर बना है। तो क्योंकि यहाँ पे बात तो की गई थी द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने की 1935 के अधिनियम में, पर यह व्यवस्था कभी लागू हो नहीं पाई केंद्र के लेवल पे एक्चुअली। ठीक है दोस्तों, तो इस अधिनियम में 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करने की बात तो की गई, पर यह लागू नहीं हो पाई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के द्वारा कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन समझ में देखो दोस्तों कि 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रांत थे, जो राज्य थे, उनमें कितने में द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय यानी दो सदन। द्विसदनीय का मतलब हुआ दो सदन। सदन मीन्स होता है घर, है ना। तो सदन जैसे घर होता है, तो एंटिटी नहीं है कोई, ये ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो इसमें दो सदन यानी कि जैसे सेंटर के स्तर पे आज हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा, या राज्यों के स्तर पे हम देखते हैं राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद। तो इसी प्रकार वो पूछ रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई थी। तो कितने राज्य थे दोस्तों, तो वो थे एक्चुअली 6 राज्य। टोटल उस समय पे 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे दोस्तों, 11 प्रांत थे, और 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया था। अब कौन कौन से प्रांत थे, तो देखिए 3 दोस्त प्रांत तो दोस्तों वही हैं जो हमेशा रहते हैं। कौन कौन से, मद्रास, इसके बाद बम्बई और बंगाल। 3 तो ये हो ही गए, ये तो आपको याद रखनी है। इसके अलावा 3 और हैं दोस्तों। अब वो 3 कौन कौन से हैं, तो देखिए 3 ये हो गए, मद्रास, बम्बई और बंगाल। इसके अलावा आता है असम,
आज का उत्तर प्रदेश, जिसे हम उस समय पे संयुक्त प्रांत बोलते थे, संयुक्त प्रांत जिसे आज उत्तर प्रदेश बोलते हैं, और बिहार। ये 6 राज्य थे। इन 6 राज्यों में 1935 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया था। अब आपको मुझे दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आज यानी वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम में मताधिकार का विस्तार कितने प्रतिशत कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि अब यहाँ पे निर्वाचन होने लगा है, लोगों को मताधिकार का या चुनाव में भाग लेने का या चुनाव में मत देने का अधिकार तो दे दिया गया था, लेकिन ये अभी तक ये प्रत्यक्ष नहीं था और साथ ही क्या था, सीमित था। ठीक है, क्या था ये, सीमित मताधिकार दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये अधिकार ऐसा अधिकार था जहाँ पे लोगों को 3 कंडीशन के बेस पे मत देने का अधिकार था, जो कौन कौन से थे, शिक्षा, कर और संपत्ति। जिसके पास एक शिक्षा, एक लिमिट से ऊपर शिक्षा होनी चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, और वो कर पे कर रहा हो, यानी कर टैक्स की अदायगी कर रहा हो ब्रिटिश सरकार को, वही लोग टैक्स दे सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष और सीमित मताधिकार की बात कही गई। तो प्रत्यक्ष अधिकार दिया गया, ठीक है, प्रत्यक्ष सीमित मत देने का अधिकार था, और लेकिन सीमित कंडीशन में था। तो 1935 के अधिनियम में इसे और बढ़ा दिया गया, कुछ और लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अब कितने प्रतिशत लोगों को मत देने का अधिकार प्राप्त हो चुका था 1935 के अधिनियम में, कितने प्रतिशत लोगों को मत देने का अधिकार दिया गया। तो उस समय की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग या उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से भारत की 10% जनता को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। अर्थात इसका बी आंसर सही है। कितने प्रतिशत लोगों को, 10% लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1935 का भारत सरकार अधिनियम इनमें से किन किन की स्थापना की व्यवस्था करता है। अर्थात 1935 के भारत सरकार अधिनियम में इनमें से किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई, या उन संस्थाओं की स्थापना की बात की गई थी 1935 के अधिनियम में। तो पहला है लोक सेवा आयोग, सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी सही है। योजना आयोग, नहीं, ये तो बाद में किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यानी आज़ादी मिलने के बाद जब हमने रूस के मॉडल को देखा, पंचवर्षीय योजना को देखा, उसके बाद फिर हमने अपनी पंचवर्षीय योजना को बनाने, लागू करवाने के लिए हमने योजना आयोग का गठन किया था। तो ये तो समय नहीं था। और सर्वोच्च न्यायालय, हाँ, इसकी स्थापना की गई थी। तो मतलब ए सही था, बी सही था और डी। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में, मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के तहत ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो जो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी मैं बता चुका हूँ, ली आयोग या ली कमीशन की अनुशंसा पे इसकी स्थापना की गई, जिसे लोक सेवा आयोग कहा गया। और 1935 के अधिनियम के द्वारा इन्हें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में प्रॉपर डिवाइड कर दिया गया, प्रॉपर तरीके से बांट दिया गया और इनकी पावर्स बता दी गई। तो यहाँ से ये किया गया 1935 के अधिनियम द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना भी इसी के तहत की गई थी। एक केंद्रीय बैंक, एक सेंट्रल बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत की गई। ठीक है, जिसका आज जो हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं ये 26 जनवरी 1950 के बाद वाला है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा सा चेंजेस करके फॉर्म किया है। और सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात भी इसी में की गई थी दोस्तों 1935 में। और 1935 में बात करने के बाद 1937 में एक सर्वोच्च न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसे आज हम सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों, इसका दूसरा आंसर सही, यानी ए, बी और डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखो, मुझे सबको पता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक है दोस्तों, कौन थे, क्लीमेंट एटली। आपको मुझे कमेंट में भी बताना है कि ये किस पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी या लेबर पार्टी, किस पार्टी से थे, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किस दिन की। दोस्तों क्वेश्चन है कि क्लीमेंट एटली ने
यहाँ से आज़ादी की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो इन्होंने दोस्तों 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने एक घोषणा की थी कि भारत 30 जून 1947 कब 30 जून 1947 को ब्रिटिश से आज़ाद हो जाएगा, या 30 जून 1947 को ब्रिटिश शासन भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। बट कुछ और रीजन हुए जिस कारण से हमारा देश बाद में आज़ाद हुआ, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कब घोषणा की? तो 20 फरवरी 1947 को। इस प्रकार हमारा ए आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा कब प्रस्तुत की? तो देखिए दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन जो है एक वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, और ये विभाजन की घोषणा लेकर आए थे, या विभाजन का विभाजन की बात लेकर आए थे। चूँकि यहाँ भारत में विभाजन किस तरीके से होगा और कहाँ कहाँ होगा, मतलब कौन से एरिया या कौन सा क्षेत्र भारत में होगा और कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान में होगा। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन की जो एक रणनीति थी, डिवाइडेशन का जो एक कागज़ था, पत्र था, वो लेकर आए थे कि किस तरीके से एक प्लानिंग लेकर आए थे डिवाइडेशन की, कि किस तरीके से कराया जाएगा। तो ये कब लेकर आए थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब प्रस्तुत की? तो इन्होंने 3 जून 1947, यानी हमारा ए ऑप्शन सही है। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा प्रस्तुत की थी, और इसमें ये बताया था कि अब भारत के 2 टुकड़े होंगे, जैसे जिसमें एक डोमिनियन भारत होगा और दूसरा डोमिनियन पाकिस्तान होगा। कौन सा होगा? पाकिस्तान होगा दूसरा डोमिनियन। और भारत में कौन कौन से हिस्से आएंगे, पाकिस्तान में कौन कौन से हिस्से आएंगे। इसके अलावा ये उन्होंने देसी रियासतों के लिए भी काफ़ी कुछ कहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्लानिंग लेकर एक घोषणा पत्र लेके आए थे 3 जून 1947 को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? तो दोस्तों ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो उस समय भारत में वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, यानी इसका आंसर सी सही है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय वायसराय थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय वायसराय कौन था? दोस्तों 1947 का तो हमने देख लिया। अब हम चाहे 1947 के अधिनियम के समय बोल दें कि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उस समय पे भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। या कहते हैं भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन 1935 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1935 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर कौन सा दोस्तों सही होगा? बी आंसर सही होगा। लॉर्ड वेलिंगटन 1935 के भारत शासन अधिनियम के समय वायसराय थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्वेश्चन किया है कि स्वतंत्रता के बाद नए डोमिनियन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन कहा जाए कि स्वतंत्रता के बाद नए डोमिनियन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? कैसा कहा जाए? पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत सचिव के पद को समाप्त करके उसकी शक्तियाँ किसे स्थानांतरित कर दी गई थीं? भारत सचिव के पद को समाप्त करके उसकी शक्तियाँ किसे स्थानांतरित कर दी गई थीं? तो दोस्तों भारत सचिव का जो पद बनाया गया था, उस बाद भारत सचिव की सहायता के लिए भारत उच्चायुक्त का भी पद बनाया गया था। अब क्या होता है कि भारत सचिव की जो पद है, जो भारत सचिव का पद है, उसे समाप्त कर दिया जाता है। और उसके कब किया जाता है? पहले तो ये तो 1947 में 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि देश को स्वतंत्र आज़ादी दे दी जाती है। और उसके पद को समाप्त करके उसकी सारी शक्तियाँ जो होती हैं वो राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दी जाती है। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, इसी कहते हैं राष्ट्रमंडल। और ये वही देशों का समूह है जो कभी ना कभी ब्रिटिश के या ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ये वो सारे देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, और उन्हीं देशों का समूह या उन्हीं देशों का ग्रुप क्या कहलाता है? राष्ट्रमंडल देश। उन्हीं को राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। हम भी उसके सदस्य हैं। तो उन्हीं को जितनी भी भारत सचिव की शक्तियाँ थीं वो राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश का सम्राट था जॉर्ज सिक्स, अर्थात इसका डी आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय पे एडवर्ड जॉर्ज सिक्स जो है हमारे वो क्या थे? भारत के ब्रिटिश के सम्राट थे। अब इसको यदि हम क्रम से जमाने की बात करें कि क्रम से जमाइए, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले रानी विक्टोरिया थी। सबसे पहले कौन था? महारानी विक्टोरिया। ये कब रही? तो ये रही हैं 1837 से लेके 1901 तक। कब तक रही हैं? 1837 से लेके 1901 तक ये रही हैं। फिर 1901 से लेके 1910 तक रहे हैं हमारे एडवर्ड साहब, एडवर्ड सप्तम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर 1910 से 1936 तक रहे हैं जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम। और 1936 से फिर 1952 तक रहे हैं जॉर्ज सिक्स। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश के सम्राट कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश के सम्राट थे जॉर्ज सिक्स। ठीक है दोस्तों, और उसमें से ये ऐसे जॉर्ज पंचम जो है इंडिया भी आए थे अपनी वाइफ मैरी के साथ में। क्यों आए थे मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब हमारा सर्वोच्च न्यायालय बन के तैयार हुआ, सर्वोच्च न्यायालय जब स्थापित हुआ, तब उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मैंने अभी आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा कब बना? तो सर्वोच्च न्यायालय बना था हमारा 1937 में। कब बना था दोस्तों? 1937 में। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस गेवर। सर मॉरिस गेवर हमारे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही है। कब बने थे? कब से बने थे? तो 1 अक्टूबर 1937 से ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। कब बने थे? 1 अक्टूबर 1937 से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1935 के समय ब्रिटिश का सम्राट 1935 के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था? सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा गलती हुई। 1935 के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था? सीधे सीधे ऐसा करिए, 1935 के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन? ब्रिटिश का सम्राट कौन था? ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया कि 1935 के समय ब्रिटिश का सम्राट कौन था। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझा दिया कि 1935 के समय ब्रिटिश के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, यानी इसका ए आंसर सही है। कौन सा आंसर सही है दोस्तों? ए आंसर सही है, जॉर्ज पंचम इस समय ब्रिटिश के सम्राट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मैंने आपको बताया कि यदि पहला पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंट बैटन। पर यदि कहा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका ए आंसर सही है। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पहले और आखिरी भी, पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी यही थे और स्वतंत्रता के बाद आखिरी गवर्नर जनरल भी यही थे। इसके बाद गवर्नर जनरल पद यहाँ से समाप्त कर दिया गया था और हमने अपने देश के लिए राष्ट्रपति नाम का पद बनाया था, जिसे हम आज चुनते हैं इनडायरेक्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो ये पहले और आखिरी गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन कौन सी योजना लेकर भारत आए थे? तो देखिए दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही है। भारत विभाजन तो होना ही था, ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका था। ठीक है, इसकी तो घोषणा पहले ही कर दी गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 20 फरवरी 1947 को। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 20 फरवरी 1947 को। अब जब नए वायसराय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, तो एक नई घोषणा लेकर आते हैं। कब? 3 जून 1947 को। कब लेकर आते हैं? 3 जून 1947 को। वो घोषणा किस चीज़ की रहती है? वो घोषणा रहती है भारत के विभाजन को लेकर कि भारत के विभाजन किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन से स्टेट या एरिया भारत के हिस्से में आएगा और कौन कौन से स्टेट या एरिया पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। तो इसकी घोषणा लेकर आया था। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो डिवाइडेशन वाली रेखा है, जो उसको विभाजित करने वाली रेखा है, उसको क्या कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि उसको क्या कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्हें क्रम से जमाना है। ये सारे वायसराय हैं इंडिया के, ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे वायसराय हैं और इन्हें आपको
क्रम से जमाना है, इनकी सीक्वेंस वाइज कि पहले कौन था, फिर बाद में कौन था और लास्ट में कौन था। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे सही आंसर या इसका सही आंसर जो है वो है डी। कौन सा है दोस्तों? डी। यानी कि सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आया चेम्सफोर्ड, फिर उसके बाद कौन आया? इरविन, उसके बाद कौन आया? विलिंगटन, उसके बाद वेवेल, और लास्ट में कौन आए? सॉरी, तो था डी। यानी पहले आए चेम्सफोर्ड, फिर आए इरविन, उसके बाद आए अपने विलिंगटन, फिर लिनलिथगो, उसके बाद वेवेल, और फिर इनके बाद आए माउंट बैटन। कौन आए दोस्तों? माउंट बैटन। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है सही। सबसे पहले चेम्सफोर्ड, फिर इरविन, फिर विलिंगटन, फिर लिनलिथगो, फिर वेवेल, और लास्ट में माउंट बैटन। और उसके बाद हमें आज़ादी मिल जाती है, और फिर लास्ट में हमारे भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं सी राजगोपालाचारी। तो ये इसका सीक्वेंस है दोस्तों, सीक्वेंस है, जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, तो सारे आपको ये गवर्नर जनरल क्रम से याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन कौन है? तो देखिए अगले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि भारत में कितने दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया है। भारत में कितनी बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? दिल्ली दरबार एक बार कह सकते थे कि एक प्रकार का बहुत बड़ा फंक्शन, एक प्रकार का बहुत बड़ा ओकेजन होता था जो कि दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली दरबार कहा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कब कब हुआ? तो सबसे पहला जो दिल्ली दरबार है वो होता है 1877 में। कब होता है दोस्तों? 1877 में। कौन करवाता है? तो इसे करवाता है लॉर्ड लिटन। कौन कराता है दोस्तों? लॉर्ड लिटन। और किसके लिए करवाता है? तो महारानी विक्टोरिया की महारानी विक्टोरिया के रिस्पेक्ट में या महारानी विक्टोरिया के नाम पे करवाता है। और ये दोस्तों वही समय है जब भारत में भयंकर अकाल था। भारत के बंगाल और उड़ीसा वाले एरिया में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था और लाखों लाख लोग सिर्फ भूख से मर गए थे। और उस समय लॉर्ड लिटन जो है वो दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था, जहाँ पे व्यर्थ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, बहुत ज़्यादा तरीके से पैसे को खर्च किया जा रहा था बिना सोचे समझे। और एक तरफ इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है और एक तरफ लोगों के पास खाने तक के लिए पैसा नहीं, और वो भूख से मर रहे हैं। लाखों लोग यहाँ पे, लाखों लाख लोग भूख से मर गए थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पा रहा था। तो ये किसने कराया था? लॉर्ड लिटन ने कराया था। और कब कराया था? 1877 में। किसके लिए? महारानी विक्टोरिया के लिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि महारानी विक्टोरिया इसमें खुद नहीं आई थी, बल्कि उनका एक लेटर आया था, उनका एक पत्र आया था जिसे लॉर्ड लिटन ने वहाँ पे पढ़ा था उनके बिहाफ में, इंडिया में उनके महारानी विक्टोरिया के बिहाफ में पढ़ा था। तो ये पहला दिल्ली दरबार था। दूसरा दिल्ली दरबार होता है 1903 में। इसे कौन कराता है? तो इसे कराते हैं लॉर्ड कर्जन। ये वही कर्जन है जिन्होंने बंगाल का विभाजन कराया था। ठीक है दोस्तों, जिसे बंगाल से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बांट दिया गया, और आज हमारा ईस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश बन गया और वेस्ट बंगाल हमारे पास में जाके भी नई मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। कौन? दीदी। ठीक है दोस्तों, ये वही बंगाल है। ठीक है, और इसके बाद ये किसके लिए हुआ था? तो उस समय राजा कौन थे? उस समय राजा थे एडवर्ड सप्तम। कौन थे दोस्तों? एडवर्ड सप्तम। और इसके बाद तीसरा आता है कि तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? तो वो किया गया 1911 में। किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इस समय पे, इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। और किसके लिए किया था? तो ये किया था जॉर्ज पंचम और मैरी, उनकी वाइफ मैरी के लिए। तो उस समय राजा कौन था? जॉर्ज पंचम और मैरी। और दोस्तों ये याद रखना है कि इन तीनों में से, ठीक है, इन तीनों में से सिर्फ यही ऐसे हैं जो दिल्ली दरबार में आकर, भारत आकर उस दिल्ली दरबार में स्वयं शामिल हुए थे। बाकी ये दोनों दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए, या दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए भारत नहीं आए थे। जबकि जॉर्ज पंचम अपनी मैरी के साथ भारत आए थे, और इन्हीं के आगमन पर हमारे देश में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना या गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। इन्हीं के भव्य स्वागत के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था, जो आज बॉम्बे में बना हुआ है और जिसे हम गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से ही जानते हैं, ताज होटल के पास में। ठीक है दोस्तों, तो ये अकेले थे जो भारत आए थे, और इन्होंने आके इसको जो इनॉग्रेट जो सेरेमनी थी, जो ऑकेजन था, उसको उसमें शामिल हुआ और उसको एंजॉय भी किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 3 दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। ये तीनों याद रख लेना, किसने किया था ये भी आपको याद होना चाहिए, और किन के लिए किया था। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गया हमारा। अब आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप यहाँ पे सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
जब तक बहुत आवश्यक ना हो घर से बाहर ना जाएं, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस समय जितना ज़्यादा हो सके घर के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। और यदि आपको कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ मैं और मिलाऊं या कुछ और वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में से शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई स्लाइड के साथ।